नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। एक खबर फिर आई है मुंबई से, जिस पर हैरान है लोग कि क्या अब हमारे बीच यानी कि समंदर के किनारे भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। बीच पर एक जगह पे जब लोग सो रहे थे वर्सोवा में, मुंबई में वर्सोवा बीच पर सो रहे 36 साल के रिक्शा चालक को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है और उसका साथी जो उसके साथ में था वो घायल है। दुर्घटना के बाद से कार चालक सहित 2 लोग फरार हो गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खून के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मृतक रिक्शा चालक की पहचान गणेश यादव के रूप में हुई है और उसका साथी बबलू श्रीवास्तव। गणेश यादव वर्सोवा में सागर कुटीर में रहता था। रविवार की रात गणेश और उसका दोस्त बबलू श्रीवास्तव, जो कि खाना डिलीवरी का काम करता था वो वर्सोवा बीच पर सोने चले गए। उनके घरों में गर्मी थी और उन्होंने ऐसा तय किया कि वो वर्सोवा बीच पर जाएंगे। वहीं बैठकर उन्होंने बातचीत की देर रात तक और फिर वहीं पे चादर डालकर सो गए। सोमवार की सुबह लगभग 5:30 बजे एक एसयूवी ने बीच पर सो रहे गणेश को कुचल डाला, जिससे उसकी मौत हो गई और उसका साथी बबलू श्रीवास्तव बुरी तरह से घायल हो गया है। और आपको बता दें कि ये कोई फुटपाथ पर भी नहीं सो रहे थे, ये सड़क के किनारे नहीं सो रहे थे, ये बीच पर सो रहे थे, जो लोगों के चलने फिरने की जगह है। बीएमसी के नियमों के मुताबिक ये कायदा बना हुआ है, नियम है कि समंदर के तट पर कारों की अनुमति नहीं है, यानी कि आप समंदर के तट पर गाड़ियां नहीं ला सकते। लेकिन ड्राइवर ने इसे नज़रअंदाज किया और मौज मस्ती के लिए समंदर के तट पर गाड़ी लेकर चला गया और तेज़ रफ्तार वाहन ने सुबह के करीब 5:30 बजे इन 2 लोगों को, जो नींद में थे, उन्हें कुचल डाला। उन्हें न बचने का मौका मिला, न संभलने का मौका मिला। और इसमें हुआ क्या क्या है इस मामले में, अब तक आपको बता दें कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन की पुलिस हिरासत पर दोनों आरोपी हैं। निखिल जावड़े नागपुर से है और पेशे से कोरियोग्राफर है। शुभम मुंबई का रहने वाला है। दोनों आरोपी मुंबई छोड़कर भाग गए थे। वर्सोवा पुलिस ने इगतपुरी से उन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों ने नशे में गाड़ी चढ़ाई है, चश्मदीद का कहना है। ये चश्मदीद के ही वजह से वहां पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों भाग चुके थे, लेकिन ये दोनों नशे में थे, ये भी बात अब सामने आई है। पुलिस ने खून के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। तो हमारी सहयोगी सुजाता बता रही हैं आपको इस मामले की पूरा विस्तार। क्या मामला हुआ क्या है, अब तक उसमें किस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे जो घायल व्यक्ति है उसका क्या हाल है, देखते हैं ये रिपोर्ट। वर्सोवा में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवक जो वर्सोवा बीच पर लेटे हुए थे, रात का समय था और ऐसे में एक लग्जरी गाड़ी आकर इन पर गाड़ी चढ़ा देती है, इन्हें कुचल देती है, जिसमें से 36 वर्षीय गणेश यादव की मृत्यु हो जाती है और उनके साथ मौजूद बबलू श्रीवास्तव चोटिल हो जाते हैं। जिसके बाद से दोनों आरोपी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि उन्हें अब पुलिस हिरासत में लेकर 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। हम इस समय उसी लोकेशन पर मौजूद है जहां ये पूरी घटना सोमवार की रात हुई। यदि आप देखें तो यहीं पर बबलू और गणेश यादव लेटे हुए थे और क्योंकि गर्मी का जो मौसम था उस दरमियान यहाँ पर लेटे थे और ऐसे में एक लग्जरी गाड़ी बीच पर आती है और राउंड मारकर इस बीच का सीधा आकर इन पर चढ़ जाती है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दोनों जो कार चालक और साथ ही उसके साथ मौजूद शख्स, क्या वो नशे की हालत में धुत थे, जिसके चलते उन्हें अपने सामने लेटे 2 शख्स नज़र नहीं आए। और ऐसे में एक और जहां उनके ब्लड सैंपल्स उन्हें गिरफ्तार करने के बाद ले लिए गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो नशे की हालत में थे या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए बबलू श्रीवास्तव, जो गणेश यादव के साथ लेटे हुए थे, जो चोटिल हुए हैं, वो मौजूद हैं। उस रात हमने देखा कि आप दोनों लेटे हुए थे, गणेश यादव नहीं रहे, आपको भी काफ़ी सारी चोट आई है, क्या हुआ था? मैम इतना टाइम नहीं मिला मेरे को, हम लोग नींद में थे, घर में काफ़ी गर्म हो रहा था, तो हम लोग सोते नहीं है, बीच पे कभी सोते नहीं है, फर्स्ट टाइम था।
तो थोड़ा गर्म हो रहा था, तो हम लोग आके यहाँ पे कुछ 12 बजे आके सोए। यहाँ पे गाड़ी आने का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे कभी भी गाड़ी नहीं आती। तो हम लोग सोए थे, तो गाड़ी आई और आने के बाद गाड़ी पहले तो वो आगे लेके गए गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी जाना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने रिवर्स लिया। रिवर्स के टाइम उन्होंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे क्या बंदे लोग सोए हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग सोए थे, तो उन्होंने रिवर्स लिया। रिवर्स लेके उनके हार्ट पे सीधा गाड़ी, पहले तो उनके हार्ट पे चढ़ी गाड़ी, और हार्ट पे चढ़ने के बाद गाड़ी वहाँ पे रुक गई। कुछ 15 या 20 सेकंड गाड़ी वहाँ पे रुकी। तो पीछे मेरे को गाड़ी का टायर और डंपर लग के मैं भी घायल हुआ। वहाँ पे मेरे को भी होश नहीं था, मैं बेहोश था। तो 2 मिनट के बाद होश आया, तो मैं देखा गाड़ी आगे थी। ड्राइवर उतरा, वो ड्राइवर ने कुछ हेल्प नहीं की। तो यानी घटना होने के बाद ड्राइवर की तरफ से उनके साथ मौजूद जो दूसरा शख्स था उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की मदद दी गई आपको कि चलो अस्पताल ले जाएं या कुछ फर्स्ट एड के? नहीं मैम, कुछ हेल्प नहीं। तो मैं उठा तो गणेश थोड़ा पानी के लिए तड़प रहे थे कि पानी मिलेगा क्या। तो मैं पानी लेने के लिए जैसे ही जगह से उठ के गया, जब भी वो चालक थे ना, दोनों फरार हो गए, गाड़ी लेके भाग गए। हमारे साथ बात करने के लिए गणेश यादव के बड़े भाई हैं, जो हालांकि हम समझ रहे हैं कि इस समय स्थिति आपके परिवार के लिए बहुत ख़राब है। आपको कब पता चला जिस रात ये घटना हुई, उसके बाद आप तक ये खबर कब पहुंची, और जब तक पहुंची क्या गणेश यादव रहे थे या नहीं रहे, और क्या आप लोग की मांग रहेगी? मैम मतलब मैं फॉरेस्ट टीम में काम करता हूँ, वन मजदूर हूँ उसमें। तो मैं सुबह उठा था, करीब लगभग 5:30 बजे रहे थे। तो मैं आया तो इधर से थोड़ा वापस चला गया, टहलने के लिए आते हैं, थोड़ा हवा लेने के लिए। तो मैं आया तो फिर दिल नहीं लगा, तो फिर मैं दोबारा आया तो एक दुकान वाले भैया बोले कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं भाग के आया, दौड़ के भाग के आया। तो मैं फिर इधर देखा तो उसको उठा रहा हूँ, तो उसकी सांसें ही रुकी हुई है। फिर अपना दिल नहीं माना तो कूपर लेकर गया मैं उसको। मैं था, एक नाना करके लड़का है, बाजू की रहने वाले हैं, लेके गए। तो मैम उधर उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो उन लोगों ने बोला कि वो ऑफ हो गया है। यहाँ सब सुरक्षित रहे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो, क्योंकि ये भी सब मेरे परिवार है। मैं ही न्याय चाहता हूँ, भाई मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। मेरा भाई सोया था, वो लोग टहलने के लिए आए थे, उसकी निर्मम हत्या की गई है। गाड़ी आगे लेके जा रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर लाके वापस उस पर चढ़ा रहे हो, तो हत्या हुई ना मैम। गाड़ी आगे गई, फिर गाड़ी पीछे आई और सीधे उस आदमी को उसने कुचल दिया, उसको रौंद दिया। ये क्या है? ये गैर इरादतन हत्या है। नशे में थे, जहाँ पर इजाज़त नहीं थी गाड़ी लाने की, वहाँ पर गाड़ी क्यों आई? हम आपको ये भी दिखा रहे हैं ग्राफिक के ज़रिए कि ये जो तेज़ रफ्तार या बेरोक टोक गाड़ियों का कहर है, वो कैसे अलग अलग शहरों में लगातार जारी है। मुंबई की ही बात है 22 जुलाई की, जब मुलुंड में एक ऑडी कार ने 2 ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी थी। हाल ही में बहुत चर्चा में रहा ये मामला। और इसके पहले 6 जुलाई को वर्ली में एक BMW ने स्कूटर को टक्कर मारी थी, और इसमें इलाज के दौरान महिला की मौत भी हो गई थी। फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पहले बहुत चर्चित मामला था पुणे का, मई के महीने में पोर्शे के कार केस जो है, जहां पर एक नाबालिग ने 2 लोगों को टक्कर मारी और हादसे में दोनों की मौत हो गई। अब मई में यहाँ दिल्ली NCR में नोएडा में ऑडी कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी और बुजुर्ग की इसमें मौत हुई, और उसके बाद कार चालक जो है वो फरार हो गया था। अब 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। नागपुर से भी एक मामला सामने आया था, जहां पर मर्सिडीज कार ने 2 युवकों को कुचला था। तो ये लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, और सड़क हादसे जो हैं वो बेहद गंभीर एक वजह है यहाँ भारत में होने वाली मौतों की। साल 2022 के आंकड़े आपको बता दें कि जो सड़क हादसे में मौत हुई है और क्या कितने सड़क हादसे हुए हैं, 2022 के आंकड़े हैं कुल 4,61,312 सड़क हादसे, जिसमें 1,68,491 लोगों ने जान गंवाई है। बहुत अफसोस है कि ये स्टेटिस्टिक्स बन गए। ये इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, करीब 4.5 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। 2021 की तुलना में सड़क हादसे बढ़ गए थे 11.9% से, और मौत में भी बढ़ोतरी हुई है 2021 के मुकाबले 2022 में। तो अभी की क्या स्थिति है ये हम नहीं जान रहे हैं, भी आंकड़े इसके हमारे पास नहीं हैं, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह के सड़क हादसे कितने ज़्यादा एक कॉमन कॉज हैं, और बहुत बड़ी ये चिंता की बात है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट मोहम्मद अफजल। बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे ये हादसे जो हमने कुछ बताएं, पिछले कुछ महीनों की ही बात है, मई, जून, जुलाई,
पुणे है, मुंबई है, नोएडा है, लगातार ऐसे हादसे आ रहे हैं। ये जो अभी का मामला है, ये तो ऐसी जगह है जहाँ ये कोई सड़क भी नहीं थी, ये बीच है, यहाँ पे गाड़ी ले जाना मना है, पर कायदे कानून मानते नहीं हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपने भी सुना, इसमें एक व्यक्ति घायल है, एक की मौत हो गई है। देखिए, यहाँ पे ऐसा है, ये जो सागर कुटीर जो है एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है और ये स्वाभाविक है कि इनको गर्मी लगी तो ये बीच पे आ गए। अब वर्सोवा बीच की अगर हम बात करते हैं तो होली के टाइम में भी हमने देखा है कि वहाँ पे बैरिकेड लगाए जाते हैं ताकि कोई गाड़ी वहाँ से बीच में अंदर एंटर नहीं हो। अब रोड सेफ्टी को लेके ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिमांड कर रहे हैं, बट लुकिंग इनटू द फैक्ट कि इतने सारे जो हाल में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो मेरे नज़र में 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेके सख्ती बरतने की बहुत आवश्यकता है। सेकंड चीज़ जो है, डैश कैम जो है इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, है कंपलसरी कर देना चाहिए। और हमारी जो डिमांड है कि रोड सेफ्टी कमिश्नर स्टेट लेवल पे हो और नेशनल लेवल पे हो। अब अगर हम बात करते हैं इनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में बात करें, तो ये जो सुपर रिच जो बच्चे हैं, माँ बाप अपने इसमें बिजी रहते हैं, अपने उनके खुद के मतलब यानी जैसा किटी पार्टी है या जो भी है, और बच्चों को उन्होंने आज़ादी दी है, पैसे दे दिए हैं, गाड़ी दे दी है। तो ये बहुत एक इररिस्पॉन्सिबल वे है कि वो गाड़ी लेके और आज़ादी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं पता बिल्कुल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रशासन को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो एज लिमिट है और उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिक्योर करने की जो तरीका है उसको मोस्ट स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखेंगे जिस आसानी से हिंदुस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम दुनिया भर में अगर हम देखें, दुबई में देख लीजिए, सिंगापुर में देख लीजिए। जी, ड्राइविंग लाइसेंस मिलना वहाँ पे मुश्किल है। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे भी अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी लोग चलाते हैं, टेस्ट देते हैं तभी मिलता है। पहले तो बिना चलाए भी मिल जाता था ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन क्या ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी तो एक सवाल है ना कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी तो लोग गाड़ी चला रहे हैं। कितने लोग ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही चला रहे हैं। और दूसरे की कानून का कोई डर नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके बावजूद आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी बात है। दूसरे, आपने जो विदेशों की बात की कि वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलना मुश्किल है, सड़क हादसे जो यहाँ होते हैं रोड सेफ्टी के मामले में किस तरह से आप तुलना करेंगे भारत की दूसरे देशों के मुकाबले? कौन सबसे सुरक्षित देश हैं और भारत में कितना बुरा है ये हाल? मैं आपको दुबई की बात बताऊंगा और सिंगापुर की बात बताऊंगा। वहां पर अभी दुबई में कैसा है कि आप ट्रैफिक पुलिस आप रास्ते में आप उनको देखेंगे नहीं, वहां पे पुलिस रास्ते पे घूमती नहीं है। जगह जगह पे उन्होंने स्पीड गन लगा के रखा है, कैमरास लगा के रखा है, और उसके माध्यम से। और दूसरी चीज क्या है कि वहाँ के फाइन्स इतने स्ट्रिंजेंट है और लोग इतने सिविक माइंडेड है, सेंसिबल है कि दोनों तरफ दो हाथ से ताली बजती है। एक तरफ से सरकार जो है वहाँ की, वो मैकेनिज्म उन्होंने बनाया है, जैसा कि स्पीड गन बोलिए या कैमरास बोलिए, और दूसरे तरफ जो सिटीजन्स हैं उनको मालूम है कि अगर हम किसी भी कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है, और उसके मतलब यानी पश्चात अगर जेल होती है तो वहां पे मतलब किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो ये जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द सिटीजन्स जो पैसे वाले हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसको बहुत गहराई से सरकार को समझना पड़ेगा और इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। जैसे कि हमने डिमांड की है, डैश कैम जो है वो कंपलसरीली कर देना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए, और जो रोड सेफ्टी कमिश्नर है स्टेट लेवल पे उनको मतलब यानी अपॉइंट करना चाहिए, ताकि he has to be a one point
अकाउंटेबल होने की जरूरत है। अकाउंटेबल होने के लिए। आपने सही कहा कि अकाउंटेबिलिटी को पिन डाउन करना जरूरी है, और ये ताली दोनों हाथों से बजती है। लोगों में भी ये सिविक सेंस होना चाहिए। कुछ अजीब बात है कि जब लोग हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो उन्हीं कायदे कानून को मानने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर शायद कानून का डर है। लेकिन वही लोग जो दुबई में रह रहे हैं हिंदुस्तानी, वो यहाँ आएंगे तो नहीं मानेंगे। शुक्रिया आपका इन बातों को उजागर करने के लिए। रोड सेफ्टी के मामले में बहुत पीछे हैं हम अभी भी, और भारत की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसलिए आए दिन इस तरह के हादसे दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और आगे बात करेंगे कश्मीर की। जल्दी चुनाव होने की बात है, लेकिन आतंकी हमले एक एक करके अभी भी जारी हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ आतंक चुनौती है। 370 हटाए जाने के बाद से वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात चल रही है। परिसीमन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक वहां चुनाव कराने के लिए कहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ बैठक की है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के हमलों के बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब इस ताज़ा मुठभेड़ में एक सेना के कैप्टन शहीद हो गए हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ गई हैं, जो लगातार कश्मीर के पर रिपोर्ट कर रही हैं और कश्मीर के हालात पर नज़र है नीता की। तो नीता, चुनाव की वहाँ तैयारियां हैं, लेकिन साथ साथ खास करके जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाएं लगातार हो रही हैं, और हाल ही में वहाँ पर चुनाव आयोग की टीम गई हुई थी। चुनाव होने हैं वहाँ पर, उस पर किस तरह की आपको लगता है कि इसका असर पड़ सकता है? खास करके स्वतंत्रता दिवस के पहले कड़ी सुरक्षा है, बावजूद इसके ये घटनाएं हो रही हैं। नगमा, ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें कैप्टन दीपक सिंह शहीद हुए हैं, ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन था जो सेना के द्वारा किया जा रहा था। दरअसल विलेज डिफेंस गार्ड ने एक जानकारी दी थी कि कुछ आतंकी जो हैं वो ऊपर पहाड़ियों में दिखाई दिए हैं, जिसके बाद सेना ने कासो लगाया था। जब कासो लगाया उसके बाद जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो दोनों साइड से फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक आतंकी के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि इस आतंकी ग्रुप में 4 से 5 आतंकी होने की खबर है। जब इसी मुठभेड़ में हमारे कैप्टन दीपक सिंह भी शहीद हुए हैं। सेना को वहां से वॉरलाइक स्टोर्स मिले हैं, जिसमें M4 असॉल्ट राइफल भी मिली है, नाइट विजन डिवाइसेस भी मिले हैं। जो वारदात का जो सीन था वहां पे खून के धब्बे मिले हैं, जिससे आशंका लगाई जा रही है कि 4 से 5 आतंकी होने की उम्मीद है। और जिस तरह से फायरिंग हो रही थी उससे भी ये लग रहा है कि 2 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो और हो सकते हैं। तो अभी सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है। दूसरी तरफ जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ऑप्टिक्स पूरे हैं कि जो चुनाव आयोग है, जैसे कि आप बता रही थी कि 2 दिन के दौरे के लिए वो जम्मू कश्मीर गया था, वहां पर पूरी हिदायत देकर आया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी, सुरक्षा के लिहाज से भी और अरेंजमेंट्स के लिहाज से भी। और उनका कहना था कि वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज केंद्रीय गृह सचिव की मीटिंग भी थी चुनाव आयोग से, जिसमें उन्होंने कुछ और मोडालिटीज जो हैं वो डिस्कस की। दूसरी तरफ जिस तरह के हालात जम्मू में हैं अभी फिलहाल, उसे देखते हुए रक्षा मंत्री ने भी आज एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल के साथ साथ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और CDS भी शामिल थे। दरअसल केंद्र की चिंता ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है एज कंपेयर टू टेररिस्ट मारे जाने का, जवान ज्यादा शहीद हो रहे हैं, आतंकी कम मारे जा रहे हैं। तो इसे लेकर केंद्र में एक चिंता है, जिसके ऊपर आज चर्चा की रक्षा मंत्री ने जब एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, वो आज केंद्रीय गृह सचिव चुनाव आयोग से मिलकर अपनी असेसमेंट भी उनको देकर आए हैं। नगमा, ठीक है, धन्यवाद आपका नीता। यहाँ पे कई जगह पर जो हमले हुए हैं पिछले दिनों में, इसमें जम्मू के क्षेत्र में काफ़ी हमले हुए हैं। रियासी, भदरवा, कठुआ, रजौरी, डोडा, अनंतनाग, इन सब जगहों पर हमले हो रहे हैं। तो इस बीच ये चिंता है कि जब इसमें कमी आए, जल्द से जल्द कमी आए। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक पैटर्न हुआ करता था। हीरो अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत धमाकेदार अंदाज में किया करता था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती थी, हीरो को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और दर्शक
वो सब देख के बहुत खुश हुआ करते थे और बहुत परेशान भी हुआ करते थे और सोचते थे कि अब फिल्म में क्या होगा, क्लाइमैक्स में फिल्म में क्या होने वाला है। कुछ वैसी ही स्थिति आम आदमी पार्टी की भी है। पार्टी जैसे ही बनी, पहली बार में ही सरकार बना ली, दूसरी बार दिल्ली में चुनाव हुए तो फिर ऐसा बहुमत मिल गया जैसा पहले कभी किसी पार्टी को नहीं मिला था। तीसरी बार फिर चुनाव हुए, फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, उसके बाद पंजाब में भी सरकार बना ली और उसके बाद दिल्ली नगर निगम में भी सरकार बना ली, बीजेपी को सत्ता से हटा लिया। लेकिन उसके बाद समस्याएं शुरू होती हैं और दिल्ली शराब नीति मामले में एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता जेल जाने शुरू होते हैं। सबसे पहले पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, उसके बाद बड़े नेता संजय सिंह जो सांसद हैं वो जेल जाते हैं और फिर खुद सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी हैं वो भी जेल चले जाते हैं। लेकिन अब जो संकट के बादल आम आदमी पार्टी पर थे वो अब कुछ छटने शुरू हो गए हैं। संजय सिंह के बाद अब पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ गए हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मनीष जी, 530 दिन आपने जेल में बिताए, 1.5 साल, ये इतना लंबा अरसा है कि 2 बार तो होली निकल गई, 1 बार दिवाली निकल गई, बहुत सारे त्योहार निकल गए, लोकसभा चुनाव निकल गए। इतना लंबा अरसा जेल में कैसे निकाला है आपने? नहीं, जब मैं जेल गया तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि अब मैं जेल में रहूँगा तो इस समय का सदुपयोग कैसे करूँ, क्योंकि समय तो है, समय मिला है, कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे जेल में रहना है। लेकिन फिर मैंने सोचा इसका सदुपयोग एक ही हो सकता है कि जेल में अंदर रह के आप पढ़ो और मेडिटेशन करो। तो मैंने खूब मेडिटेशन किया और खूब पढ़ाई की और मतलब जम के देश के इतिहास से लेके एजुकेशन से लेके अध्यात्म तक लेके दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में खूब पढ़ा, गवर्नेंस के बारे में खूब पढ़ा, पढ़ाई खूब की। तो मतलब हम ये क्या कहें कि प्लस हुआ है आपके इसमें या माइनस हुआ है? जो मनीष सिसोदिया 2023 में 26 फरवरी 2023 में जेल गए थे और जो अब अगस्त 2024 में आए हैं, इन दोनों में क्या नहीं, मुझे अंतर लगता है जो मतलब ऐसे तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन जो चीज़ों को मैं समझता था कि देश के इतिहास की मुझे जितनी नॉलेज थी या देश के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उससे और समझ बढ़ी ही होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अपना संकल्प और गहरा हुआ है कि नहीं, एजुकेशन पे काम किए बिना इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं हमेशा से ये कहता था कि भाई एजुकेशन पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, इसलिए काम करते रहे। ये संकल्प और अंदर से गहरा हुआ कि नहीं, भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो एजुकेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा। देश के हर एक सरकारी स्कूल को आज देश के किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि जब आप क्योंकि डिप्टी सीएम थे और पार्टी का भी काम देखते थे, तब समय नहीं मिल पाता? अब तो समय ही समय था क्योंकि और कुछ काम तो करने के लिए उपलब्ध था नहीं, तो अपनी नॉलेज ही बढ़ाई गई? नहीं, मैंने पढ़ा, खूब पढ़ा। हाँ। और अध्यात्म के बारे में पढ़ा, भारतीय रिलीजन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जो इवोल्यूशन हुआ है। मैंने रामायण, रामचरितमानस, गीता, हाँ। उपनिषद, इनका भी अध्ययन किया। मैंने क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ी, मैंने स्टीफन हॉकिंग्स को भी पढ़ा, मैंने नंदन नीलकर्णी को भी पढ़ा वहाँ पे। हाँ। मैंने दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम्स को पढ़ा। तो मुझे लगा कि जो खाली समय भगवान ने मुझे दिया है, इसका सबसे बढ़िया उपयोग है कि किताबें पढ़ लो, जो किताबें अच्छी हैं, और ख़ुद को पढ़ लो। अंदर भी बहुत चलता रहता है, तो अपने अंदर से और एक शांत अनुभव, शांति का इस अनुभव। बारे में क्या कुछ सलाह आपने संजय सिंह को या अरविंद जी को भी दी थी कि ये किताबें पढ़ें तो ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ किताबें मतलब कही थी जाने से पहले कि ये किताबें पढ़ूंगा। सबका अपना अपना टेस्ट है, किताबें तो ऐसी चीज़ है, पर मेडिटेशन तो हम सब लोग करते ही हैं, तो इसमें कोई झंझट नहीं था। ठीक है, ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब सवाल ये है कि क्या आपके मन में मनीष जी इस दौरान 1.5 साल के दौरान आपके मन में कभी आया कि मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ना चाहिए था? और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग जो शायद आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते, वो भी ये कहते दिख रहे थे कि मनीष सिसोदिया बंदा तो सही था पर केजरीवाल ने फंसवा दिया। तो क्या आपके मन में कुछ कभी ऐसा आया कि राजनीति में आके गलत कर दिया या अरविंद केजरीवाल से जुड़ के गलत कर दिया? देखो, जो आपका वो स्टेटमेंट था, ऐसी हरकतें, ऐसे बयानबाजी तो वही करते हैं जो खुद ऐसे होते हैं। जिनको खुद के अपने चरित्र पर विश्वास नहीं होता, वो दूसरों को भी ऐसे ही चरित्र वाला मानते हैं। तो वो खुद अपने मतलब ऐसी बातें करने वाले लोगों के बारे में तो मैं हंस के यही कह सकता हूँ कि भाई उनका अपना चरित्र जैसा है, वो दूसरों का भी चरित्र वैसा ही मानते हैं। पर जहाँ तक कभी ऐसा लगने की बात है, मुझे तो लगता है कि पिछले 1.5 साल में, ठीक है मैं जेल में था, पर मुझसे ज़्यादा कष्ट तो कार्यकर्ता उठा रहे थे। मुझसे ज़्यादा डायलेमा में, टेंशन में तो मेरे कार्यकर्ता थे, मेरी टीम थी, मेरे लीडर्स थे जो बाहर MLAs, MPs, काउंसलर्स थे, वो थे।
तो मुझसे ज़्यादा कष्ट तो उन्होंने उठाया है। मैं तो जेल में फिर भी था, सुबह शाम उठ के खाना खाता था, बैठता था, पढ़ता था, लेकिन वो तो सड़क पे रहते थे टेंशन में, मुझसे ज़्यादा 24 घंटे टेंशन में रहते थे। तो राजनीति टेंशन का काम है, और जब आप लड़ोगे अच्छे काम के लिए, चाहे राजनीति में आओ या सड़क पे आओ, एक्टिविस्ट बनो, आपको जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप जेल जाने से डरते हो तो आप अच्छे काम के लिए लड़ने के लिए सोचो ही मत। तो ये अंदर से संकल्प और पैदा हुआ। फिर जब पार्टी को काम करते हुए देखा सड़क पे और एकजुट देखा, मुझे लगा यार हम तो पार्टी के लीडर हैं। अब अरविंद जी भी अंदर हो गए, संजय जी भी अंदर हो गए, मैं भी अंदर हो गया। पार्टी की टॉप लीडरशिप में से कई लोगों को अंदर डाल दिया इन्होंने। उसके बावजूद पार्टी एक मुट्ठी की तरह एकजुट होके लड़ रही है, सड़क पे खड़े होके कानूनी लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, सरकार चला रही है। वैसे में आप ये नहीं सोचते कि यार पार्टी में क्यों आ गए, वैसे में आपको लगता है वाह, प्राउड ऑफ माई पार्टी। हर वक्त मुझे हमेशा ऐसे बहुत मोमेंट आए जब लगा यार वाह, आई एम प्राउड ऑफ माई पार्टी। अच्छा, आम लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे आप जेल में थे तो खबरें कैसे आपको मिलती थी कि पार्टी में क्या हो रहा है? कुछ लोग बेशक आपसे मिलते होंगे, लेकिन खबर इन्फॉर्म्ड होने के तौर पर नहीं, वहाँ खबरों का देखिए, वहाँ कोई मिलने जुलने का ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ से मेरी 5 मिनट बात होती थी, तो उसके हालचाल ही बात होती थी। रोजाना वहाँ 5 मिनट की कॉल अलाउड है, अच्छा, केवल। और उसके अलावा अखबार हैं, तो 2-3 अखबार में खरीदता था, वहाँ पे अखबार खरीद के मिलते हैं। अच्छा, टीवी है आपके सेल में, आप टीवी में एक चैनल है, वो चैनल न्यूज़ चैनल एक होता है उसमें। अच्छा, एक ही होता है, एक ही न्यूज़ चैनल अच्छा, होता है, अच्छा। तो वो न्यूज़ चैनल देख लीजिए। बस इतना ही खबरों का सोर्स था वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब इससे आपने अपने आप को थोड़ा समय इससे भी निकाला? हाँ, थोड़ा सा ये सब चल रहा है। न्यूज़ अपडेट रखने के लिए न्यूज़ चैनल और अखबार ने वो किया। अखबार पढ़ने का शौक कम हो गया था पहले, हाँ। वो भी बढ़ गया दोबारा से। लेकिन साथ साथ समय का सदुपयोग करना जेल में आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप जिस समय पर आए हैं ये बहुत ही अहम समय है। एक तो पार्टी में संकट है, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली भी इस समय पर एक विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है। पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में, मुख्यमंत्री जेल में हैं, आप 1.5 साल बाद अब आए हैं, तो कैसे आपने कुछ प्लान बनाया है कि कैसे वापस पार्टी को, आप बेशक आप ये कह सकते हैं कि पार्टी मजबूत रही, पार्टी टूटी नहीं, लेकिन लीडरशिप जो चाहिए होती है वो नहीं थी। क्योंकि अगर ये कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा था फिर तो उसका मतलब लीडरशिप का कोई मतलब नहीं होगा। तो लीडरशिप के अभाव में जो पार्टी थी, अब उसे कैसे आप जो है आगे बढ़ाएंगे, कैसे मजबूत बनाएंगे और कैसे ये आश्वस्त करेंगे कि पार्टी जैसी थी वैसी फिर से होके दिखाएगी? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी पे जो मौजूदा संकट आया है ये अपना सबसे बड़ा क्राइसिस था। और आज़ाद देश में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इतना बड़ा संकट नहीं आया कि उसकी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दो और केंद्र सरकार उसको क्रश करने पे लेफ्ट राइट सेंटर लगी हो। लेकिन कहते हैं कि आज़ादी के मतवालों में इतनी धुन होती थी कि अंग्रेज़ों के सामने टूटते नहीं थे। आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, काउंसलर, एमएलए, एमपी टूटे नहीं, एकजुट रहे, और उसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई संकट से गुजर रही थी, संकट से लेकिन निकल गई। संकट लगभग अब पूरा हो गया है। अब तो बीजेपी का संकट शुरू हुआ है। अच्छा, अब बीजेपी का संकट शुरू हुआ है तो वो देखें उनको क्या करना है। हमारा संकट तो अब पूरा हो लिया। हाँ। अब हम तो नीचे उतर के लड़ेंगे। पर पिछले लोकसभा चुनाव से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है कि जी अब धीरे धीरे हम आपसे छुटकारा पाएंगे, नमस्कार। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं कहा है। दिल्ली में 7 सीटें फिर से कांग्रेस और आप मिल गए। देखो, दिल्ली वही जीते हैं। दिल्ली में तो दिल्ली के चुनाव के लिए तो दिल्ली की जनता तो 2014 से ही कह रही है, 15 से, कि हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए ही नहीं। लेकिन अब देश के मामले में भी कहने लगी। पूरे देश में देखें तो अब देश भी कहने लगा। दिल्ली की जनता दिल्ली के मामले में तो 2015 से कह रही है हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए ही नहीं है। विधानसभा में, हाँ, दिल्ली के मामले में। लेकिन लोकसभा में उनको बीजेपी पसंद आ रही है। हाँ, लोकसभा में पसंद आई है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से जो इन्होंने कोशिश की उनके भी उसमें योगदान होगा। ठीक है। आप 16 अगस्त से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन से आप पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। कारण क्या है? क्या आपको लगता है कनेक्ट पार्टी का जो है वो कुछ कम हो गया, जिस वजह से अब जनता के बीच जाएंगे, जनता से मिलने की कोशिश करेंगे? मैं पिछले 17 महीने से जेल में था और जनता के साथ मेरा पहले भी कनेक्ट था। आप भी देखते थे, मैं सरकारी दफ्तरों में कम बैठता था, स्कूलों में, अस्पतालों में या मार्केट में लोगों से मिलता रहता था, पार्कों में लोगों से मिलता रहता था। तो अब जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे वही करना चाहिए। मुझे लोगों के पीछे जाना चाहिए, मुझे पार्टी कार्यकर्ताओं के पीछे जाना चाहिए। और कितने कार्यकर्ता मुझे मिलना चाह रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं। तो 17 महीने से जिन कार्यकर्ताओं से नहीं मिला, मैं जिन लोगों से नहीं मिला, सबसे पहला काम मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। आप एक डिप्टी सीएम के तौर पे पहचान रखते थे और मनीष जी के अलावा लोग आपको डिप्टी सीएम भी बोला करते थे।
33 में से 18 विभाग आप संभालते थे, सभी मानते थे दिल्ली में सरकार आप ही चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कुछ पार्टी के स्तर पर या मुख्यमंत्री से कुछ मशवरा हुआ है कि दोबारा सरकार में आएंगे, मंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, कुछ इस बारे में कुछ? नहीं, मुख्यमंत्री जी से तो देखिए अभी कोई मशवरा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो अभी अंदर हैं, पर वो भी जल्दी बाहर आएंगे और उसके बाद में वो जो भूमिका तय करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी एकदम फिलहाल की जो सबसे बड़ी ज़रूरत लगती है, मुझे लगता है, मुझे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने 17 महीने मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, जो मेरे परिवार को आके दिन रात उसका ध्यान रखते रहे या जो लड़ते रहे इन सब तानाशाही के खिलाफ में, उनके साथ मुझे मिलना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। तो मैं अलग अलग विधानसभा में जाके अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, फिर उनके साथ पदयात्राएं करूंगा, लोगों से मिलूंगा। अभी मुझे अपने लिए यही रोल समझ में आ रहा है। पार्टी के लीडर्स को भी ये बात अच्छी लगी कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर जब अरविंद जी आएंगे उसके बाद क्या भूमिका रहेगी वो देखेंगे। कांग्रेस से आपका गठबंधन होगा नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही अजीब सा संबंध आप लोगों का बन गया है। आप सब कहते हैं इंडिया गठबंधन में, आपने भी अपना जो भाषण दिया उसमें कहा कि सब एक हो जाओ, अरविंद केजरीवाल जो है ये 24 घंटे में छूट जाएंगे। तो ये संबंध कैसा है कि आप साथ भी हैं लेकिन अलग भी लड़ रहे हैं? लोगों को बड़ा अजीब सा संबंध लगता है कि मतलब क्या करें, आप लोग को साथ माने अलग माने, क्या है कि दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है। देखिए, चुनाव तो पार्टियां अपने अपने उस पर लड़ती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट में लड़ती हैं कि भाई सरकार बनानी है। चुनाव के समय एक होना है कि नहीं होना है वो हर चुनाव के, आज 3 महीने बाद किसी का चुनाव है, किसी का 3 साल बाद है, चुनाव के समय तय करते रहो। लेकिन देश के लिए एक हो जाओ। देश में लोकतंत्र संकट में है, देश में तानाशाही चल रही है, विपक्षी पार्टियों को अंदर डाला जा रहा है, व्यापारियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है ईडी के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से। इन सब के लिए एक हो जाओ, वो भी जिनका 3 महीने बाद चुनाव है और वो भी जिनका अभी 4 साल बाद चुनाव है, सब इकट्ठे हो जाओ और उसके खिलाफ लड़ो। बाकी जब चुनाव आएगा, जिसका जब हर जगह हम नहीं है, हर जगह कांग्रेस नहीं है, जिसका जब चुनाव आएगा वहां जो बीजेपी को हरा सकता है वो आपस में मिल के हरा सकते हैं, इकट्ठे अकेले दम पे हरा सकते हैं, अकेले दम पे हरा लें। तो हर चुनाव की अलग रणनीति होगी। पर मेरा कहना है कि विपक्ष अगर एक हो जाए, जैसे हेमंत सोरेन जी को अंदर डाला, मेरे को अंदर डाला, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला, कल को राहुल गांधी जी को अंदर डाल देंगे, परसों खड़गे साहब को भी अंदर डाल देंगे और बाकी दूसरी पार्टियों के नेताओं को अंदर डाल देंगे। तो इन सब को, पहली बात तो ये कि विपक्ष के ऊपर ये तानाशाही ना चले और देश के आम आदमी के ऊपर ये तानाशाही ना चले, इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मनीष जी, एक आखिरी सवाल। आप एक्साइज मिनिस्टर थे और आपके दौरान ही वो पूरी पॉलिसी बनी जिसकी वजह से पार्टी ने इतना मुश्किल वक्त झेला। मुझे पता, मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कहेंगे मामला भी कोर्ट में, बहुत ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे, मैं इसलिए समय उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या जब आप दोबारा सरकार में आएंगे या अब सरकार आगे चलेगी, आप लोगों ने इसे एक रिफॉर्म के तौर पर पेश किया था कि इस तरह से हमने दिल्ली में शराब का सिस्टम और उससे जो सरकार को अर्जित होता है वो भी बढ़ा दिया और आम लोगों को भी सस्ती मिल रही है, ये आपने रिफॉर्म के तौर पे पेश किया था। अब जब आगे सरकार चलेगी तो क्या कोई भी काम करते हुए आपके मन में इसका एक भूत रहेगा कि ये किया था, ये हो गया था, ज़्यादा रिफॉर्म के चक्कर में मत पड़ो, जो चल रहा है चलते रहने दो? नहीं, देखो, अगर इन चीज़ों से डर के बैठ गए, अगर गलत किया होता तो निश्चित रूप से डर लगता, पर गलत तो कुछ किया ही नहीं। और आपको मैं बताऊं, इन्होंने स्कूल के मामलों में भी ऐसा ही किया, करने की कोशिश की इन्होंने, और हॉस्पिटल के मामले में भी ऐसे करने की कोशिश की, सड़कों के मामले में भी ऐसे करने की कोशिश की, बिजली पानी के मामले में भी ऐसे करने की कोशिश की, शराब के मामले में वैसे करने की कोशिश की। इन्होंने हमारे इतने सारे एमएलएस को अंदर डाला समय समय पे, आज मेरे को अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी डर के बैठते हैं। दिल्ली के हित के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करते रहेंगे। दिल्ली में टैक्स की चोरी रोकने के लिए, दिल्ली की जनता को अच्छी अच्छी योजनाएं बना के देने के लिए, स्कूल अस्पताल बना के देने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े फिर चले जाएंगे। जेल 17 महीने रहे और रहेंगे अगर, पर दिल्ली के लिए चेंजेस करने से नहीं डरेंगे। और इस दौरान आपके बहुत सारे साथी जो हैं पार्टी सरकार छोड़ के चले गए, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए। एक आध कोई चला गया, ठीक है, अब कुछ तो मजबूरियां रहती हैं, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो ठीक है, एक आध कोई चला गया, लेकिन पूरी पार्टी देखो ना। आप देखो, ऐसे दौर में, पिछले 7-8 साल के दौर में, जब ये ऑपरेशन चले हैं, किसी एक लीडर को धमकी दी, पूरी पार्टी इधर से उधर तहस नहस हो जाती है, सरकारें गिर जाती हैं। हमारी तो सरकार भी चली, सरकार ने काम भी किए और पार्टी भी एकजुट रही, यही हमारी ताकत है। चलिए सर, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
कोलकाता में एक डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को अपनी हिरासत में लिया है। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम आज सुबह ही कोलकाता पहुंची है। इस टीम के साथ फोरेंसिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं। ये टीम कोलकाता में घटनास्थल पर जाएगी और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। कल ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। तो अभी इस मामले में सीबीआई जांच करने वाली है। सीबीआई के हाथों में चला गया है ये मामला। अब देखना है कि आगे कितना समय लगता है किसी फैसले तक। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।